नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ, एक विचारणीय विषय के साथ। इस विषय में विचारणीय विषय यह है कि मान लीजिए कि एक ज़मीन है जिसमें आपका भी हित सन्निहित है, लेकिन उसका म्यूटेशन किसी अन्य के पक्ष में स्वीकार कर दिया जाता है। आपको यह चीज़ बाद में पता चलता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद। आप बाहर में रहते हैं, 15 साल बाद, 20 साल बाद, या किसी भी कारण से या आपको इन चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं थी, बाद में आपको जानकारी मिली, तो 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद आप जाते हैं DCLR के यहाँ, उस म्यूटेशन के अगेंस्ट में म्यूटेशन अपील में। अब बिंदु यह है कि म्यूटेशन अपील में जब आप जाते हैं उस विषय पर, और DCLR आपके एप्लीकेशन को एडमिशन के बिंदु पे रिजेक्ट कर देता है। DCLR का कहना यह है कि हमको तो अगर आप आपत्ति आवेदन देते हैं म्यूटेशन के अगेंस्ट में, तो 1 महीना का ही, 1 महीना के अंदर में ही दे सकते हैं। एक्ट के अधीन बिहार भूमि दाखिल करार अधिनियम 2011 के अनुसार 1 महीना के अंदर ही देना है आपको आपत्ति आवेदन, अथवा DCLR ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन शांत करने की अवधि कितनी है यह एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो DCLR कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं शांत। अब बिंदु यह है कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने आपके आपत्ति आवेदन को, जो कि लंबे समय बाद दिया गया हो, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, एडमिशन के बिंदु पर सुनवाई नहीं करते, तो आप क्या करेंगे या क्या किया जा सकता है? इस विषय पर बहुत सारे रेवेन्यू अधिकारियों से मैंने बात की, तो उनका कहना है कि किसी ने कहा कि BLDR एक्ट में वो जा सकता है, किसी ने कहा कि उनको सिविल कोर्ट ही एकमात्र रास्ता है, किसी अन्य ने कुछ और बात कही कि वो हाई कोर्ट जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ। एनीवे, लेकिन मैंने जो है बिहार भूमि दाखिल करार अधिनियम 2011 की ही उल्लिखित जमाबंदी रद्दीकरण वाद पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना ये विचार है कि जमाबंदी रद्द वाद में जब अपर समाहर्ता को किसी भी जमाबंदी, रैयती हो अथवा सरकारी हो, किसी भी जमाबंदी जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उल्लंघन में अथवा किसी कार्यपालक निर्देश के अतिलंघन में सृजित की गई हो, उसको ADM उभय पक्ष को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अपर समाहर्ता को सरकारी या रैयती किसी जमाबंदी को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन में अगर वह सृजित है जमाबंदी, उसको रद्द करने की शक्ति प्राप्त है, तो फिर इस मामले को अपर समाहर्ता जमाबंदी रद्द वाद में सुनवाई क्यों नहीं कर सकते? लोगों का, कुछ रेवेन्यू अधिकारियों का कहना है कि यह म्यूटेशन का एक अलग एक्ट है, और म्यूटेशन एक्ट से गाइड होता है, और वह DCLR अगर नहीं सुने, अगर सुनते तो फिर उसके बाद ADM के यहाँ रिवीजन में वो जाता, या ऐसे जाता, वैसे जाता, ये करता, वो करता, वो उस गाइड से, एक्ट से गाइड होता है, इसलिए वह इस जमाबंदी रद्दवाद के अधीन ये मामला नहीं आएगा। अब बिंदु यह है कि ADM को जो ये जमाबंदी रद्द का पावर है, तो ADM फिर किस प्रकार का जमाबंदी रद्द करेंगे जब हर चीज़ के लिए अलग अलग व्यवस्था हो गई? जैसे DCLR ने कोई लगान निर्धारण किया, DCLR भी लगान निर्धारण किसी एक्ट के अंतर्गत ही करते हैं, एक्ट रूल के अंतर्गत ही करते हैं। लगान निर्धारण में अगर उन्होंने गलत कर दिया, यानी लगान निर्धारण से एक जमाबंदी कायम हुई, तो फिर इस जमाबंदी को रद्द करने का, जमाबंदी रद्दवाद में अपर समाहर्ता इसकी सुनवाई क्यों नहीं कर सकता? बहुत जगह ऐसा केस दर्ज हुआ है, बहुत जगह ऐसा वाद अपर समाहर्ता के कोर्ट में दर्ज हुआ था, जब तक 2017 में BT 158C और 158D नहीं जोड़ा गया था। 158C और 158D को जोड़ दिया गया BT एक्ट में,
उसमें ये प्रोविज़न बना दिया गया कि डीसीएलआर लगान निर्धारणवाद की सुनवाई करेंगे, और डीसीएलआर जब लगान निर्धारणवाद की सुनवाई में अगर कोई गलती होगी तो एडीएम के यहाँ उसकी अपील की जा सकती है, अपर समाहर्ता के यहाँ उसकी अपील की जा सकती है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है, तो इसका मतलब है कि 2017 के पहले उसका कहीं कोई अपील नहीं होता होगा या कोई सुनवाई नहीं होता होगी। गलत। 2017 में जब ये संशोधन हुआ उसके पहले भी अगर किसी डीसीएलआर ने कोई लगान निर्धारण गलत किया था तो वो अपर समाहर्ता के जमाबंदी रद्द वाद में वो जमाबंदी रद्द के बिंदु पर सुनवाई होती थी, क्योंकि लगान निर्धारण से क्या होगा, एक जमाबंदी कायम होगी। बीएलआर एक्ट में एक प्रोविजन है धारा 4H में कलेक्टर को शक्ति प्राप्त है कि वह जो है जमाबंदी को, वह जो 4H में कलेक्टर को शक्ति प्राप्त है कि 4H के तहत सुनवाई करेंगे वैसे मामलों की जो बीएलआर एक्ट के प्रोविजंस को डिफीट करना चाहता हो। तो वहाँ भी तो कोई ना कोई किसी के को जमींदार नगर के 1946 के पूर्व उनको किसी को अनिबंधित हुक्मनामा देना था, उसके बाद देना नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने अगर किसी को अनिबंधित हुक्मनामा दिया उसको बैकडेटिंग कर दिया। तो इस प्रकार के मामलों को पकड़ने के लिए जो वहाँ डीएम्स को 4H में पावर दिए गए थे, और 4H में भी फिर वही होगा। वैसे क्या होगा, एक जमाबंदी कायम होगी, उनकी भी एक जमाबंदी कायम हुई होगी हुक्मनामा से, तो फिर वहाँ वो 4H में सुनेंगे। फिर यहाँ जमाबंदी रद्दवाद भी है। तो फिर जब हर प्रकार की जमाबंदी को सुनने के लिए जब अलग अलग मंच बना ही हुआ है, फोरम बना ही हुआ है, तो फिर एडीएम कौन सा जमाबंदी रद्दवाद सुनेंगे। लगान निर्धारण के लिए 158 C और D बना दिया गया कि अरे लगान निर्धारण से भी तो एक जमाबंदी ही कायम होती है, तो उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए सुनवाई होगी अपर समाहर्ता की। ये बिंदु भी चला गया। धारा 4H का बिंदु अभी भी वर्तमान में है। वो अनिबंधित हुक्मनामा उसमें बीएलआर एक्ट के प्रोविजंस को डिफीट करने का कोई बिंदु होगा तो 4H में सुनवाई होगी। वहाँ भी तो कोई ना कोई जमीन का जमाबंदी कायम हुआ होगा, उसकी सुनवाई भी ये नहीं करेंगे, उसकी सुनवाई 4H में होगी। तो अपर समाहर्ता जमाबंदी रद्दवाद में फिर किस बिंदु पे सुनवाई करेंगे। जमाबंदी रद्दवाद में जो जमाबंदी किसी विधि के उल्लंघन में सृजित की गई हो या किसी कार्यपालक निर्देश के उल्लंघन में सृजित की गई हो, उसको एडीएम अपर समाहर्ता रद्द कर सकते हैं। तो धारा 4H वाला जो बिंदु है वो भी तो तत्समय प्रवृत्ति यानी अभी भी प्रवृत्त है बीएलआर एक्ट। बीएलआर एक्ट विधि के उल्लंघन में हुई जमाबंदी हुई, उसको ये जमाबंदी रद्दवाद में सुन सकते हैं। धारा 4H की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह डीसीएलआर का जो 158 लगान निर्धारण किया, तो लगान निर्धारण से डीसीएलआर ने भी एक जमाबंदी ही कायम करवाया। उस जमाबंदी जो है वो भी किसी विधि के अधीन सुना गया है, तो उसको भी एडीएम सुनवाई करेंगे और रद्द करेंगे अगर वह गलत है तो, क्योंकि वो किसी न किसी विधि का उल्लंघन कर रहा है। तो जब परिभाषा में आ पाएंगे तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन, तो किसी न किसी विधि का उल्लंघन तो हो रहा है। अब यही बात अब आते हैं म्यूटेशन में। म्यूटेशन में भी अगर ये डीसीएलआर नहीं सुन रहे हैं उस बिंदु को, तो अब वो आदमी कहाँ जाएगा। तो वह आदमी आएगा वह जमाबंदी जो 20-25 साल पहले कायम हो गई थी म्यूटेशन से, उसके अगेंस्ट में वो आएगा एडीएम के यहाँ कि मैं जमाबंदी रद्दवाद में अब आ रहा हूँ आपके पास और अब आप इसकी सुनवाई करें। क्यों? क्योंकि यह जमाबंदी तत्समय प्रवृत्त यानी तत्समय प्रवृत्त बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उसके जो प्रावधान है कि म्यूटेशन के लिए देखना चाहिए कि बेचने वाले का टाइटल हो और ज़मीन पर खरीदने वाले का दखल कब्जा हो। अगर इस कंडीशंस के बियॉन्ड में जाकर के सीओ ने किसी का म्यूटेशन कर दिया होगा और डीसीएलआर उसको नहीं सुनेंगे, तो वो आदमी जमाबंदी रद्द की परिभाषा के अंतर्गत एडीएम के यहाँ क्यों नहीं जाएगा जमाबंदी रद्दवाद में। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। और उसको एक मंच भी मिल जाए, एक फोरम भी मिल जाएगा। जो बेचारा यत्र तत्र भटक रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है वो जाए कहाँ को, सिविल कोर्ट में जाए। सिविल कोर्ट में उसको 20 से 25 साल लगेंगे कुछ सुनवाई में। कहना आसान है,
अगर ऐसा नहीं भी प्रोविजन है तो क्यों नहीं इसका एक स्पष्टीकरण निकाल दिया जा सकता है कि ये तो जमाबंदी रद्द की परिभाषा के बिल्कुल अनुकूल है, वो आदमी वहां जा सकता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन में, तो उनके द्वारा विधि का उल्लंघन तो किया गया कि ये तो मान्य फैक्ट है कि अगर हम 1973 वाले से म्यूटेशन के अनुसार चलें तो भी जमीन पर बेचने वाले का टाइटल और खरीदने वाले का दखल कब्जा होना चाहिए था। ये 2011 में भी है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। अगर इसका कोई उल्लंघन किया है तो वो उस एक्ट का उल्लंघन है, तो वह तत्समय प्रवृत्त, तो 1973 वाला एक्ट तो अभी प्रवृत्त है नहीं, यानी 2011 वाला प्रवृत्त है। तो 2011 वाला में प्रवृत्त है, उसमें यही बिंदु है। अगर इन बिंदुओं का कोई उल्लंघन करता है और म्यूटेशन हो चुका है तो इस एक्ट के अधीन जो जमाबंदी रद्दवाद में पावर मिला हुआ है एडीएम को, तो एडीएम उसके अनुसार उसकी सुनवाई क्यों नहीं कर सकते? तो एक आम जागरूक भारतीय नागरिक की हैसियत से मेरे ये विचार हैं, मैंने अपना विचार रखा है। पब्लिक फील्ड में बहुत परेशान है, ऐसे कई मामले आ रहे हैं सामने जिसमें लोगों को पता नहीं है कि अब इस बिंदु पर क्या करें। प्लस DCLR अगर 10 साल 15 साल पुराने मामले को शांत करते हैं तो उनके ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप लगता है कि DCLR की उससे मिली भगत होगी, उसने उससे पैसा ले लिया होगा, इसलिए उसने 15 साल पुराने मैटर को शांत कर दिया। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, लांछन लगने शुरू हो जाते हैं। तो आखिर DCLR को एक समय सीमा में क्यों नहीं बांध दिया जाता है कि आप इतने समय से ज़्यादा पुराने मुद्दों को शांत नहीं कर सकते, उसके बाद जिनको जाना हो वो ADM का जमाबंदी रद्दवाद में जा सकते हैं। क्योंकि वो तो किसी भी विधि का अगर उल्लंघन हो रहा हो और उसके उल्लंघन में कार्रवाई, यानी CO ने दाखिल खारिज अधिनियम का उल्लंघन किया कि बिना दखल कब्जा के उसने म्यूटेशन कर दिया, अथवा बेचने वाले का टाइटल नहीं था फिर भी उसने म्यूटेशन कर दिया, तो उसका उल्लंघन हुआ, इस विधि का उल्लंघन हो गया। उस उल्लंघन के तत्समय प्रवृत्त विधि के उल्लंघन के से जो जमाबंदी कायम हुई उसको ADM दोनों पक्षों को सुनवाई कर युक्तिकता सुनवाई कर जो है जमाबंदी को रद्द कर सकते हैं। तो क्यों जमाबंदी रद्दवाद का ये मामला नहीं बनेगा? उसकी परिभाषा का अनुकूल तो है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा होना चाहिए। अब इस बिंदु पर आपकी भी राय की ज़रूरत है, आपकी भी सलाह की ज़रूरत है। आप भी अपना राय दें, मंतव्य दें कि इसमें क्या होना चाहिए। ऐसे बिंदुओं पर रेवेन्यू ऐसे बिंदुओं पे चुप है और एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ऐसे मामलों में क्या होगा। रेवेन्यू में मामले, बहुत सारे मामले इसलिए उलझे हुए हैं, विवाद इसलिए पड़े हुए रहते हैं क्योंकि रेवेन्यू के मामलों में स्वयं रेवेन्यू ऑफिसर्स भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। एक्ट रूल्स में क्लैरिटी नहीं, बहुत सारे मामलों में एक्ट रूल में क्लैरिटी नहीं रहने के कारण ऐसे मामले आते रहते हैं। इसलिए एक्ट रूल्स में क्लैरिटी होनी चाहिए और ये एक उपाय है, एक रास्ता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो मैं आपके समक्ष लाते रहूँगा जो आपके जानकारी के लिए होंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो आप देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।